कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। किसान भाइयों, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए लिए चलते हैं नई नई जानकारी के लिए नव वर्ष में हमारे किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची में होगा सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। मटर से अच्छी उपज लेने के लिए उर्वरक प्रबंधन में दे विशेष ध्यान। गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद BO 147। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रांची में झारखंड का पहला सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 21 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए बीते दिनों झारखंड मार्केटिंग बोर्ड और नेबकॉन्स के बीच MOU किया गया। इस कोल्ड स्टोरेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ अन्य कोल्ड स्टोरेज की तुलना में कम खर्च में किसानों का कृषि उत्पाद रखा जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने मत्स्य विभाग की एक साल की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में 146 करोड़ मत्स्य बीज और 1,06,430 टन मछली का उत्पादन किया गया। मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के लिए 2 संस्थानों की स्थापना की गई है। मछली उत्पादन का राष्ट्रीय औसत 24 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस मामले में झारखंड का औसत 20 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। राज्य में कुल 1,08,000 मछुआरों का सामूहिक आकस्मिक दुर्घटना बीमा कराया गया। 35 मत्स्य विपणन पिकअप वैन तथा 515 विक्रेताओं को दुपहिया वाहन दिया गया है। मटर की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी करते समय खेत में सड़ी हुई गोबर या केचुआ खाद दें, जबकि रासायनिक खाद के रूप में यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और MOP का व्यवहार कर सकते हैं। किसान भाई, मटर के बेहतर उत्पादन के लिए हम इस प्रकार उर्वरक प्रबंधन करें। खेत में सड़ी हुई गोबर 200 से 250 क्विंटल, केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल, यूरिया 12 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम और MOP 67 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। मटर के जो उर्वरक मात्रा के बारे में, तो उसमें 22 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर से बुआई से पहले हम प्रयोग करते हैं। और खेत की तैयारी के समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से सड़ी गोबर की खाद या 20 से 30 क्विंटल केंचुआ खाद हम प्रयोग करते हैं जैविक खाद के रूप में। राज्य के किसान अगर बसंतकालीन गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी तक फसल लगाने का काम पूरा कर ले। गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए BO 147 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। गन्ना का उन्नत प्रभेद BO 147 देर से तैयार होने वाला प्रभेद है। ये लाल बिगलन रोगरोधी किस्म है और सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इस प्रभेद का गन्ना सीधा उजलापन लिए हरा रंग वाला और लंबा होता है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेग शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में बिना रासायनिक दवाइयों के कीट नियंत्रण के उपाय। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में येलो या डेल्टा ट्रैप लगा दें। ये पीला सहित कई आकर्षक रंगों वाला चिपचिपा तख्ती होता है
जिसमें उड़ने वाले कीट सफेद मक्खी चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1750 रुपए से 2180 रुपए, चावल मध्यम 2275 रुपए से 2825 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 6100 रुपए, गेहूं 1675 रुपए से 2050 रुपए, 6375 रुपए से 6825 रुपए, दाल अरहर 11925 रुपए से 14100 रुपए, मसूर 7000 रुपए से 7400 रुपए, सरसों तेल 10900 रुपए से 13425 रुपए, चीनी 2850 रुपए से 3100 रुपए, आलू 700 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1250 रुपए से 1625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, बिल्कुल। जिसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने जाना। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। मंगरा भाई कुछ चिंतित नजर आ रहे, कुछ सोच रहे हैं। आप ही के लिए सोच रहे होंगे तो कह ही डालिए, क्या सोच रहे हैं? ओ जी, देखिए अभी रबी का मौसम है और हमारे तमाम किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं। ऐसे में उनकी फसल कैसे अच्छी रहे, उसमें कीट न लगे और अगर लगे तो क्या उपाय करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस पर विशेषज्ञ की राय लेते हैं और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीके सिंह। तो आइए जानते हैं उनसे। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे रबी फसल की सब्जियों में लगने वाले कीट व प्रबंधन। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह जी। हमारे किसान भाई जो बैगन की खेती करते हैं, वो कीट कौन कौन से लग जाते हैं उसमें? खास करके सब्जियों में मैं बताना चाहूँगा, किसान भाई बीज लगाने से लेकर फसल तैयार होने तक क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न कीट नियंत्रण विधियों का, कीट प्रबंधन विधियों का अगर इस्तेमाल करें तो काफ़ी फायदेमंद होगा। जैसा कि आपने पूछा कि बैगन, तो बैगन एक ऐसा फसल है कि सब्जी है, उसमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं खास करके। और जो हमारे राज्य में खास करके लगता है बैगन का प्रोह एवं फल छेदक कीड़ा। तो शुरू की अवस्था में देखेंगे किसान भाई कि उसका प्रोह सूट जिसको कहते हैं, वो जहाँ तहाँ सूखा होगा, सूखा हुआ मुरझाया होगा। और किसान भाई अगर उसको ले करके तोड़ के उसको खोल के देखेंगे तो उसमें कीट रहता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों को। और जैसे ही फसलें बड़ी होती है, फल निकलने लगता है, तो वही कीड़ा जो है
फल को छेद देता है और फल छेदने के बाद उसे काफ़ी नुकसान हो जाता है। और जहाँ तक बैगन का सवाल है कि हम जब भी कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसका अवशेष जो है हमारे सब्जियों के ऊपर ना रहे, तो खास करके उसका भी ध्यान रखना है। तो जो किसान भाई मान लीजिए अगर बैगन अभी लगा रहे हैं तो वो नीम की खल्ली ज़रूर डालें। अगर जो नहीं लगा चुके हैं तो कम से कम 250 केजी नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 बार डालें। एक लगाने के 20 दिन के बाद डालें पौधों की जड़ों के पास, और दूसरा उसके 40 दिन के बाद डालें। तो इससे क्या होगा कि जो फल छेदक कीड़ा है उसका प्रकोप बहुत कम हो जाता है। और जिन किसान भाइयों के खेत में अभी अगर सूखा हुआ दिख रहा है तो किसान भाई पहले उसको चुन लें, तोड़ने के अनुसार उसे कहीं ज़मीन में गाड़ के नष्ट कर दें। और अपने किसान भाई खेतों में खासकर एक दवा आती है इकालक्स, है बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, उससे उसे काफ़ी लाभ होगा। हमारे किसान भाई जो सेम की खेती करते हैं, जी सेम की खेती में भी उनको कीट की वजह से बहुत नुकसान होता है, तो इसमें बता दें डॉक्टर साहब कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका क्या प्रबंधन है? जैसे अभी के समय में जैसे ठंडा पड़ता जा रहा है, कभी कभी बादल घिरे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में खास करके एक माहू कीड़ा होता है जो काला काला होता है, समूह में बहुत सारा बैठ के मुलायम पत्तियों से, फूलों से आपके इवन जैसे सीम बन जाती है, उससे भी वो रस चूस करके उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अभी के समय में किसान भाई आप देखेंगे खेत में लाही कीड़ा का प्रकोप हुआ है और वो जो है रस चूस ले रही हैं और उससे अच्छा फल नहीं बन रहा है। तो जिन किसान भाइयों के खेत में अगर यह दिख रहा है कि लाही कीड़ा लगा हुआ है तो एक दवा आती है बाज़ार में भी उपलब्ध है, मिथाइल डेमाटॉन या इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से कोई दवा एक ले लें। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के बाद उससे आप छिड़काव कर दें। ये एक सिस्टमिक दवा है और इससे होगा कि छिड़काव कर देने से सारे जो आपके सब्जियों में जो लगे हुए हैं लाही, वो उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। और किसान भाई को यहाँ यह ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने आज दवा छिड़का तो कम से कम 21 दिन के बाद ही सेम को तोड़ करके खाने के लिए प्रयोग करें, वरना उस पर नहीं तो उस पर दवा का अंश रह जाएगा। उससे भी कर देने से किसान भाई का भी काफ़ी लाभ होगा और आपका सेम की जो फलियाँ हैं वो काफ़ी हेल्दी होंगी और अच्छी होंगी और आप उसमें काफ़ी लाभ हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बता दें कि रबी फसलों में सब्जियों में वो कौन कौन प्रकार की सब्जियां लगाएं जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और कीट कम लगे। देखिए ऐसे तो टमाटर है, जैसे जैसा है बैगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और अभी के समय में एक हरी मटर भी है जो सब्जी के लिए प्रयोग होती है मटर, तो उन सब चीज़ें हैं। तो जैसे मान लीजिए टमाटर हो या हरी मटर हो या आपका शिमला मिर्च हो, उसमें प्रायः देखा जाता है कि आपका एक कीड़ा होता है फल छेदक समूह का कीड़ा, जो फल को छेदता है, आधा फल में घुसा रहेगा आधा बाहर रहेगा, वो दलहन में भी लगता है, सब्जियों में भी लगता है। एक पॉलीभक्षक कीड़ा है, कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो खासकर किसान भाई को झारखंड राज्य में इस कीड़े से बचाव करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सब्जियों का सवाल है तो हमें सोच समझ करके ही कोई दवा का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जियाँ को हम लोग सीधे खाते हैं, टमाटर का सलाद के रूप में भी खा लेते हैं या कई तरह से भी खाते हैं, शिमला मिर्च हो गया, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक दवा का प्रयोग करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर टमाटर में अगर फल छेदक कीड़ा लग रहा है तो एक दवा आती है इमाइन बैक्टीरिया, जिसको बाजार में प्रोक्लेम के नाम से उपलब्ध है, प्रोक्लेम है। और यहाँ पर यह बहुत ही ज़रूरी है कि किसान भाई कि दवा की मात्रा को सही ढंग से प्रयोग करें। जैसे प्रोक्लेम दवा है, उसका 1 ग्राम पाउडर में आता है, 1 ग्राम जो होता है उसको 4 लीटर पानी में मिलाएं, मतलब बहुत कम जरूरत पड़ता है दवा, और 4 लीटर पानी में मिलाने के उपरांत उसे फसलों के ऊपर आप छिड़काव करें। तो इससे होगा कि आपका टमाटर का बचाव हो जाएगा और काफ़ी आपको लाभ होगा। तो ये थोड़ा महंगी दवा है, बाकी उसकी मात्रा जो बहुत कम डालते हैं, मतलब 1 ग्राम पाउडर को 4 लीटर पानी में मिलाना है प्रोक्लेम की, उस तरह से छिड़काव करें। तो इससे होगा कि फल छेदक समूह के कीड़े से टमाटर में बचाव हो जाएगा। अगर ये आपका मटर में लग रहा हो कीड़ा तो वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या वहाँ एक दवा आती है बाजार ऊपर में इंडाक्सोकार्ब, उसकी आधी मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में, कहने का अभिप्राय है 1 मिलीलीटर इंडाक्सोकार्ब दवा जो है आप 2 लीटर पानी में मिला करके आप उसका छिड़काव, जैसे फूल निकल रहा है तो उस समय आप एक छिड़काव कर दें। इससे होगा कि उससे फल छीनने वाले कीड़े जो हैं उससे बचाव हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके सब्जियों में हम लोग नीम से निर्मित कीटनाशक दवा का भी प्रयोग करें, उससे भी काफ़ी लाभ होता है और सब्जियां भी सुरक्षित रहती है। इसमें नीम से निर्मित बाजार में वो उपलब्ध है, सबसे बढ़िया नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है, इसका भी हम लोग छिड़काव करके काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम चलते चलते किसान भाइयों को आप फूल गोभी के बारे में बता दें, फूल गोभी में जो कीट लगते हैं। देखिए खास करके फूल गोभी में 2 तरह के कीड़े लगते हैं। अभी के समय ठंडा पड़ रहा है, फूल गोभी या पत्ता गोभी हो या गांठ गोभी हो, तो एक माहू कीड़ा भी लगता है जो कि पत्तियों से रस चूसता है।
तो जहाँ पर उसका प्रकोप हो तो ऐसी स्थिति में मिथाइल डेमाटोन नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें, इससे उससे नियंत्रण हो जाएगा। और ख़ास करके कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बंधा को खा जाते हैं, फूल को खा जाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और हम देखते हैं किसान भाई कभी कभी दवा का भी छिड़काव करते हैं तो कीट का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये कीट जो है बंधा गोभी का कीटनाशक दवा के प्रति वो अपनी शक्ति में, अपनी शारीरिक क्रिया प्रणाली में बदलाव ला करके रेजिस्टेंस बन गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं यह सुझाव देना चाहूँगा किसान भाई कि हम हमेशा दवा का बदल के प्रयोग करें, नियम से निर्मित दवा का एक बार छिड़काव करें, उसके बाद आप जैसे दूसरी दवा आती है उसको आप छिड़कें, जैसे कभी प्रोक्लेम डाल दें तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है किसान भाई को। और या क्यूनोल नाम की दवा आती है, उसकी भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें, या प्रोक्लेम की क्या 1 ग्राम को 4 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें, तो इससे भी बंधा गोभी, फूल गोभी में लगने वाले बहुत सारे कीट जो हैं नियंत्रण हो जाते हैं और काफ़ी उनसे बचाव हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी सब्जियों में कीट से बचने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे किसान भाइयों को जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी नमस्कार। जोहार। बहुत ही बढ़िया जानकारी। बिल्कुल। अगर किसान भाई बहन इनकी जानकारी पर अमल कर लें तो लाभ ही लाभ है, जान लीजिए। लेकिन हम यहाँ भी लेंगे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत तो है, आपका भी है, हमारा भी है, मंगरा भाई का भी है। अब क्या पूछ रही थी भाभी उस समय? मैं पूछ रही थी कि आज आप कुछ खास खा करके आए हैं लगता है। अरे भौजी, मेरी पत्नी आज बहुत बढ़िया चाउमीन बनाई थी। अच्छा, तो चाउमीन खा के आए हैं जनाब, है ना? बिल्कुल। अच्छा, चाउमीन में क्या क्या मिलाया था आपने? सॉस था, उसमें प्याज था और न जाने क्या क्या वो डाली थी। सुन लीजिए, चाउमीन खा करके आए हैं लेकिन उसमें हरी सब्जी का नाम नहीं था। क्यों? बिल्कुल सही पकड़ी है। यानी कि आपने आज पोषक तत्व का सेवन ही नहीं किया। क्यों, है ना? जिस तरह हमारे शरीर में पोषक तत्वों की बहुत ही जरूरत होती है, उसी तरह हमारी खेती बाड़ी में भी, सब्जियों में भी पोषक तत्व की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आइए आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं समुचित पोषक तत्व के प्रबंधन के बारे में, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी। तो फटाफट ले लीजिए जानकारी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है समुचित पोषक तत्वों का प्रबंधन। हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि समुचित पोषक तत्व का प्रबंधन होता क्या है? हाँ, अगर हम पहले थोड़ा सा जान लें कि पोषक तत्वों के बारे में, किसान भाइयों के आप तो डालते होंगे कि खाद डालते हैं, जैसे जैविक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें पोषक तत्वों का उसमें आपको थोड़ा सा कमी होता है। मतलब क्या है कि उसमें जो भी खाद डालते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैविक खाद ले लीजिए या रासायनिक खाद ले लीजिए, उसमें हमारा पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, फिर फास्फोरस होता है और पोटास होता है, और पौधा खाद नहीं लेता है। जो भी हम डालते हैं खाद से जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में आ जाता है, और मिट्टी से जड़ के द्वारा ही पौधा लेता है ये पोषक तत्व। और जो अगर बैलेंस अगर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का समुचित उसी हिसाब से NPK जो बैलेंस बोलते हैं उसी डोज में हमको देना होगा। ये देखा गया है कि बहुत लोग यूरिया छींट देते हैं, उसके बाद उसमें और कुछ खाद नहीं डालते हैं। तो ये अगर ऐसे ही खाली यूरिया छींट देंगे और कुछ नहीं डालेंगे तो हमारा इम्बैलेंस होगा और मिट्टी भी ख़राब होगा, क्योंकि मिट्टी में जो भी है हमारा जितना बहुत सारा लाभदायक जीवाणु होते हैं, वो लाभदायक जीवाणु क्या करते हैं, जो मिट्टी में
घुलनशील है। मतलब बहुत सारा क्या होता है ना, मिट्टी में घुलनशील होता है और अघुलनशील पोषक तत्व होता है, और जो भी ये लाभदायक जीवाणु होते हैं वो उसको घुलनशील बनाते हैं। अगर हम इम्बैलेंस डालेंगे, इम्बैलेंस कोई भी अगर खाद डालते हैं तो ये उनका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, और जितना भी है अघुलनशील ऐसे ही मात्रा में रह जाएगा मिट्टी में और घुलनशील नहीं हो पाता है। तो उससे पौधा को फिर उसका इम्बैलेंस दिखेगा, और इम्बैलेंस दिखने से क्या होगा, उसका कमियां होगा, पौधा में कमियां दिखेगा। कमियां दिखने से फिर उसमें डिजीज़ आएगा और कीड़ा लगेगा। जैसे कोई नॉर्मल आदमी हम लेते हैं, अगर हमारे पोषक तत्व कमी होता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में अगर कुछ भी कमी होता है तो इम्बैलेंस होता है, बीमारी हम पड़ते हैं, फिर उसका दवाई लेते हैं। तो पौधा में भी ऐसे ही है, अगर पोषक तत्वों की कमी दिखता है तो उसमें उसका डेफिशिएंसी दिखता है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, 3 पोषक तत्व हैं, तो हमारा अभी हम बात करते हैं पहले नाइट्रोजन की कमी क्या क्या होता है। नाइट्रोजन की कमी ऐसा है कि ये नीचे वाला पत्ता में दिखता है और उसका कमी पीलापन होता है। कोई भी हम फसल लेते हैं, नीचे वाला पत्ता पीलापन हो जाएगा, पूरा एकदम पीला हो जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ पूरा पीलापन हो जाएगा। इसके चलते हमारा जितना भी यील्ड आना चाहिए उसमें काफ़ी रिडक्शन होता है, 50 से 80% इसमें हमारा रिडक्शन हो जाएगा, और जो है उसका बढ़वार उसमें यील्ड उतना नहीं हो पाता है नाइट्रोजन की कमी से। अगर फास्फोरस की कमी हम बात करते हैं, ये इसमें क्या होगा, जो नीचे वाला पत्ता होता है, जैसे गोभी वर्गीय सब्जी अभी किसान भाई देख पाएंगे, गोभी वर्गीय जो नीचे वाला पत्ता में आपका पिंक टाइप का होता है, पिंकिश टाइप का कलर उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर अम्लीय मिट्टी में होता है, और ये झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी में ये फास्फोरस की काफ़ी कमी होता है। तो इसके चलते ये गोभी वर्गीय सब्जी में ये अभी ज़्यादातर अभी किसान भाई किए हैं, तो उसमें उसका कमी दिखता है। उसके बाद हम आते हैं पोटास भी एक मुख्य पोषक तत्व है, उसका कमी से उसका जो इसमें भी हमारा जो नीचे वाला पत्ता है उसका धार में उसमें सूखापन आ जाता है, और धीरे धीरे ये जलने जैसा हो जाता है। चौथा हो जाता है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा है, हमारा ये झारखंड का जो मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में है, अम्लीय मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है, और कैल्शियम की कम होने के कारण ये आप देखे होंगे कि जो टमाटर जो फल होता है, टमाटर फल में नीचे कालापन हो जाता है, और ये कैल्शियम के चलते होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम जो कमी है उसके चलते हमारा जो नीचे वाला पत्ता है, पत्ता में जो उसमें क्या होता है, सिरा प्रसिरा होता है। अब जैसे हमारा बॉडी में भी होता है तो ह्यूमन बीइंग में होता है, तो उसमें भी उसमें होता है, तो उसमें पीला हरा टाइप का पत्ता में दिखने लगता है। ये जो जितने कमियां होता है ज़्यादातर देखते हैं तो सभी पत्ता में उसका दिखता है, कमियां दिखता है। अगर हमारा पत्ता अगर गड़बड़ी हो जाता है तो उसमें खाना नहीं बन पाएगा, और पौधा में उसमें जितने खाना अलग अलग जगह को पहुंचाना चाहिए और उतना नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके चलते काफ़ी उसमें रिडक्शन होता है, उसका यील्ड का काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन जो कमी है उसको दूर करने के लिए हमें जो बुआई के समय उसका 1/3% नाइट्रोजन देना पड़ता है, और बाकी 1/3 जो पार्ट है उसका 1 महीने के बाद उसमें फसल में देते हैं, और तीसरा जो 1/3 पार्ट है और 1 महीने के बाद उसमें देना पड़ता है। मतलब ये जो नाइट्रोजन का जो डोज है 3 भाग में उसको दिया जाता है। एक तो है पहला सोइंग के टाइम में, दूसरा हो जाए 1 महीने के बाद, फिर तीसरा हो गया और 1 महीने के बाद, उसको हम 3 भाग में उसको देना पड़ता है। क्योंकि नाइट्रोजन ये बहुत मोबाइल होता है, मतलब मिट्टी में इतना है कि वो डालने के बाद तुरंत उसका बहुत सारा लॉसेस होता है। जैसे है कि लीचिंग लॉस, मतलब वो घुलनशील होकर जो नीचे है, बारिश हुआ, हम खाद डाल दिए यूरिया, घुल जाता है और नीचे चला जाता है। उसके बाद वो और एक कारण है कि उसका जो लॉसेस होता है ये वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होगा, वो यूरिया हम डाल देते हैं मिट्टी में, उसके ऊपर डाल देते हैं, अगर गर्मी हमारा बढ़ जाता है किसी कारण से, बढ़ने के कारण उसमें जो नाइट्रोजन है वो तो गैस के फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो उससे वो काफ़ी लॉस होता है। हमारे किसान भाइयों को यह कैसे मालूम चलेगा कि उनके खेतों में किस प्रकार की
पोषक तत्वों की कमी है? पहले तो हमारा मिट्टी जांच करना पड़ेगा और मिट्टी जांच से ये पता चलेगा कि उसमें कौन सा पोषक तत्व इसमें कैसे कमी है, जैसे है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, उसका कमी क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उससे हमें पता हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें कितनी मात्रा में डालेंगे, उसका डोज, जैसे है नाइट्रोजन के लिए यूरिया कितना डालना होगा, फास्फोरस के लिए हम DAP डालेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास डालेंगे, पोटास के लिए डालेंगे। और ये जैसे है कि झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी के चलते हमें उसमें चूना डालना बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइम में हम सोइंग करते हैं उस टाइम में चूना की मात्रा है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम इसमें चूना डालना पड़ता है, तब जाके हम चूना डालने के पश्चात ही हम उसमें डाल पाएंगे जो भी है रासायनिक खाद या जैविक खाद, उसमें हम डाल पाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप भी हमसे जुड़े रहे इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भौजी वाह, मजा आ गया। अच्छी जानकारी थी ना? बहुत अच्छी जानकारी अब थी। सिर्फ चाउमीन नहीं, साथ में सब्जी भी होनी चाहिए उसमें। एकदम हम सब्जी खाएंगे और लोगों को खाने की सलाह भी देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अपनी खेती बाड़ी का भी ध्यान रखिएगा ताकि उसमें भी पोषक तत्वों की कमी ना हो, क्यों, है ना? बिल्कुल। लेकिन घड़ी की टिक टिक भी शुरू हो गई है, जी, समझ जी। गए ना इशारा कहाँ का बिल्कुल, है? बिल्कुल। हाँ, फटाफट कागज और कलम निकाल लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। अब हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।